आज हम अर्थशास्त्र में पार्ट 2 के अंतर्गत मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग का मतलब होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, किंतु अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय होता है वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है, उसे मांग कहा जाता है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? तो मांग को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व जो हैं वो निम्नलिखित है। पहला है वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत होती है। वस्तु कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी परिवर्तित हो जाती है। प्रायः वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। कहने का अभिप्राय है कि मांग को जो प्रभावित करने वाले तत्व या निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनमें सबसे पहला है वस्तु की कीमत। यदि किसी वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, तथा इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय किसी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु की कीमत में कोई कमी या वृद्धि न हो अर्थात यथावत रहे तो किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तथा आय कम होने पर वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। गिफिन वस्तु का मतलब होता है घटिया या निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता का व्यवहार इसके विपरीत या उल्टा होता है। तीसरा है धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि धन का वितरण असमान है अर्थात धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित है तो विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत धन का समान वितरण है अर्थात अमीरी गरीबी के बीच की दूरी अधिक नहीं है तो आवश्यकता तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक की जाएगी। अर्थात धन का वितरण का मतलब है कि धन के वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि धन का वितरण समान है तो मांग बढ़ेगी, अन्यथा धन का वितरण असमान है तो मांग में कमी हो जाएगी। चौथा है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ताओं की रुचि फैशन, आदत, रीति रिवाज के कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे यदि लोग कॉफ़ी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करने लगते हैं तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी तथा चाय की मांग कम हो जाएगी। मांग को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उसमें चौथा प्रमुख तत्व है उपभोक्ता की रुचि। मांग पर उपभोक्ता की रुचि का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ेगी या जिन वस्तुओं का फैशन बढ़ेगा उन वस्तुओं की मांग उत्तरोत्तर बढ़ेगी। पांचवा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। किसी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहला है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती है, जैसे चाय व कॉफ़ी। यदि चाय की कीमत बढ़ती है और कॉफ़ी की कीमत पूर्ववत अर्थात न उसमें कमी या वृद्धि बल्कि पहले जैसी रहती है तो चाय की अपेक्षा कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग हम एक वस्तु के बदले में या एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं।
तो यदि चाय की कीमत बढ़ती है और कॉफ़ी की कीमत नहीं बढ़ती, पहले जैसे रहती है, तो ऐसी स्थिति में चाय की अपेक्षा कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। दूसरा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे डबल रोटी व मक्खन और कार व पेट्रोल, पेन व स्याही। इस प्रकार की जो वस्तुएं जिनका हम दोनों एक साथ प्रयोग करते हैं, एक के बिना उसका दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पूरक वस्तुएं, जिनका उपयोग हम एक साथ करते हैं। यदि डबल रोटी की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग घटेगी, फलस्वरूप मक्खन की मांग भी घटेगी। तो इस प्रकार संबंधित वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुएं थी, प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा है पूरक वस्तुएं। छठवां है मौसम एवं जलवायु। वस्तु की मांग पर मौसम एवं जलवायु आदि का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, ठंडा पेय पदार्थ आदि की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार ऊनी कपड़े, हीटर आदि की मांग सर्दियों में बढ़ जाती है तथा छाते, बरसाती या रेनकोट आदि की मांग बरसात के दिनों में बढ़ जाती है। तो वस्तुओं की मांग पर जो है मौसम एवं जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होते जाते हैं, वैसे वैसे उससे संबंधित वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि कमी होती जाती है। सातवां है जनसंख्या। देश की जनसंख्या को मांग प्रभावित करती है। यदि देश में जनसंख्या की तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति है तो बच्चों की संख्या अधिक होगी और खिलौने, बिस्किट आदि की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत यदि देश में जनसंख्या तीव्र गति से नहीं बढ़ रही है और मृत्यु दर अधिक है तो देश में प्रौढ़ या बुजुर्ग या वृद्धों की संख्या अधिक होगी। ऐसी देश में एवं देश में घड़ियों, चश्मों आदि की मांग अधिक होगी। तो वस्तुओं की मांग को भी जनसंख्या प्रभावित करती है। आठवां व्यापार चक्र। व्यापार चक्रों में जब तेजी आती है तब रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है जिससे वे मांग बढ़ाते हैं। मंदी के समय में मांग में कमी आती है। इस प्रकार व्यापार चक्रों का प्रभाव मांग पर पड़ता है। नंबर 9 है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। जब कभी लोगों को भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने की आशंका होती है तब वस्तु की मांग में परिवर्तन होने लगता है। यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की आशंका होती है तो वर्तमान में मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि भविष्य में वस्तु के मूल्य घटने की आशंका है तो वर्तमान में मांग घटेगी। भविष्य में मूल्य में कमी होगी कि वृद्धि होगी, इसका भी प्रभाव वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली होती है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने वाली होती है भविष्य में तो वर्तमान में उसकी मांग घट जाती है। नंबर 10वां है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देश में मुद्रा की मात्रा का भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति है तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति है तो वस्तुओं की मांग घटेगी। 11वां है सरकारी नीति। 11वां सरकारी नीति। सरकार की नीति भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। यदि सरकार करों में या टैक्स में वृद्धि करती है तो आय में कमी के परिणाम स्वरूप या वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार व्यक्तियों को या वस्तुओं के उत्पादन में आर्थिक सहायता देती है तो आय में वृद्धि तथा वस्तुओं के मूल्य में कमी के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से सरकारी नीति का भी मांग को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मांग के आवश्यक तत्व। मांग के आवश्यक तत्व कौन कौन से होने चाहिए?
तो मांग कहलाने के लिए उनमें निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है इच्छा। मांग कहलाने के लिए उपभोक्ता की इच्छा का होना आवश्यक है। अन्य तत्वों की उपस्थिति के बावजूद यदि उपभोक्ता उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता तो उसे मांग नहीं कहेंगे। मांग के आवश्यक तत्व में पहला तत्व होना जरूरी है इच्छा। जब तक किसी उपभोक्ता के मन में किसी वस्तु को खरीदने के प्रति इच्छा नहीं होगी तब तक उस वस्तु की मांग वो नहीं करेगा। तो सबसे पहला तत्व जो है वो है इच्छा। दूसरा है साधन। मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ साथ पर्याप्त धन या साधन का होना आवश्यक है। एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा रख सकता है परंतु साधन के अभाव में इस इच्छा को मांग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर साधन का मतलब है धन या मुद्रा। मांग कहलाने के लिए मनुष्य की इच्छा के साथ साथ पर्याप्त साधन या धन का होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के पास साधन नहीं है और इच्छा है तो ऐसी स्थिति में वह मांग नहीं होगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक भिखारी कार खरीदने की इच्छा रख सकता है परंतु उसके पास पैसे के अभाव होने के कारण इस इच्छा को मांग नहीं कह सकते। तीसरा है खर्च करने की तत्परता। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और साधन होने के बाद भी हम इस इच्छा को मांग नहीं कहेंगे। मांग कहलाने के लिए मनुष्य के मन में इच्छा व उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त साधन या धन के साथ साथ उस धन को इच्छा की पूर्ति के लिए व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। अर्थात उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए उस पर व्यय करने को तत्पर रहना चाहिए। जैसे एक कंजूस व्यक्ति कार खरीदने की इच्छा रखता है और उसकी पूर्ति के लिए धन की कमी नहीं है परंतु वह धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो इसे मांग नहीं कहेंगे। तो मनुष्य या उपभोक्ता के पास इच्छा साधन के साथ साथ उस साधन या धन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। चौथा है निश्चित मूल्य। मांग का एक महत्वपूर्ण तत्व निश्चित कीमत का होना है। अर्थात किसी उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु का संबंध यदि कीमत से नहीं किया गया तो उस स्थिति में मांग का आशय पूर्ण नहीं होगा। जैसे यदि यह कहा जाए कि 500 किलो गेहूं की मांग है तो यह अपूर्ण होगा। यदि उसी को हम 500 किलो गेहूं की मांग 3 रुपये प्रति किलो की कीमत पर कहना उचित होगा। मांग को एक निश्चित मूल्य पर व्यक्त कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि निश्चित मूल्य पर प्रदर्शित एवं मांगी गई मात्रा ही मांग कहलाती है। पांचवा है निश्चित समय। प्रभावपूर्ण इच्छा जिसके लिए मनुष्य के पास धन हो और वह उसे उसकी पूर्ति के लिए व्यय करने के हेतु इच्छुक भी है और किसी निश्चित मूल्य से संबंधित है, लेकिन यदि वह किसी निश्चित समय से संबंधित नहीं है तो मांग का अर्थ पूर्ण नहीं होगा। अर्थात मांग को निश्चित समय एवं संदर्भ पर व्यक्त कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि एक निश्चित अवधि एवं समय पर निश्चित मूल्य पर वस्तु की मात्रा का मांगा जाना मांग के आवश्यक तत्वों में से एक है। इस प्रकार प्रबोधपादक इच्छा आवश्यकता कहलाती है एवं निश्चित अवधि पर निश्चित मूल्य पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा मांग कहलाती है। तो इस प्रकार मांग के आवश्यक तत्व 5 होते हैं: इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, निश्चित मूल्य और निश्चित समय। इसके बाद हम देखेंगे इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में अंतर। इच्छा किसी वस्तु की चाह इच्छा कहलाती है। आवश्यकता
प्रभावपूर्ण इच्छा ही आवश्यकता कहलाएगी। इस प्रकार आवश्यकता के लिए चाह या इच्छा होने के साथ साधन अर्थात धन और तत्परता मतलब खर्च करने के लिए तत्पर भी होनी चाहिए। अतः प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं हो सकती। मांग एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत या मूल्य पर एवं निश्चित मात्रा में वस्तु खरीदने की प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे मांग तालिका। मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों या मूल्यों पर वस्तु की खरीदी या क्रय की जाने वाली मात्रा को बताती है, अर्थात यह वस्तु के मूल्य तथा उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका तथा बाजार मांग तालिका। पहला देखते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका में एक व्यक्ति या उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी की जाने वाली मात्राओं को दिखाया जाता है। अर्थात व्यक्तिगत मांग तालिका में एक उपभोक्ता या एक व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों या मूल्यों पर क्रय की जाने वाली मात्राओं को बताता है। अतः व्यक्तिगत मांग तालिका एक उपभोक्ता के किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताती है। इस मांग तालिका की बाईं ओर वस्तु की कीमत तथा दाईं ओर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक तालिका दिया हुआ है। संतरे का मूल्य प्रति इकाई रुपये में दिया है और संतरे की मांग इकाई में दिया है। संतरे का मूल्य प्रति इकाई 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। मांग 1000, 700, 400, 200, 100। यहाँ पर जब एक संतरे का कीमत है 1 रुपये तो उस संतरे की मांग है 1000, अर्थात इसको खरीदा गया है 1000 इकाई। वही संतरे का कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गया तो संतरे को खरीदा गया 700 इकाई। फिर 2 रुपये से बढ़कर के संतरे की कीमत प्रति इकाई हो गई 3 रुपये तो उसकी मांग हो गई 400, अर्थात 400 इकाई खरीदी गई। इस प्रकार 4 रुपये संतरे का प्रति इकाई हुआ तो इसकी 200 इकाई खरीदी गई। इसी प्रकार 5 रुपये इसकी प्रति इकाई कीमत हो गई तो 100 इकाई संतरे की खरीदी गई। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे संतरे की कीमत में वृद्धि होती जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 वैसे वैसे संतरे की मांग में कमी होती जा रही है। जब संतरे का मूल्य 1 रुपये था तो 1000 उसकी मांग थी। संतरे का मूल्य 2 रुपये हो गया तो उसकी मांग 700 हो गई। फिर 3 रुपये हो तो उसकी मांग 400, 4 रुपये हुआ तो 200 और 5 रुपये कीमत हुई तो 100 रुपये। तो इस प्रकार से जैसे जैसे संतरे की कीमत में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे उसकी मांग में कमी होती जा रही है। जब संतरे की कीमत प्रति इकाई 1 रुपये थी तब संतरे की मांग 1000 इकाई थी, किंतु संतरे के मूल्य में वृद्धि 5 रुपये प्रति इकाई हो जाने पर संतरे की मांग घटकर 100 इकाइयाँ हो गई है। इस प्रकार मांग तालिका वस्तु के मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करती है। व्यक्तिगत मांग तालिका बनाते समय व्यक्ति की आय, उसकी रुचि, उपभोग की प्रवृत्ति, रीति रिवाज एवं वस्तु की अन्य स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लिया गया है। दूसरा है बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका में किसी वस्तु के अनेक खरीदार होते हैं। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनकी अपनी अपनी मांग होती है। अतः बाजार मांग तालिका एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल योग को बताती है। जैसे मान लीजिए बाजार में वस्तु ए, बी एवं सी 3 खरीदार हैं। बाजार में किसी वस्तु को खरीदने के लिए 3 ग्राहक हैं, ए, बी और सी। अतः वस्तु की विभिन्न कीमतों पर इन लोगों के द्वारा अलग अलग खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाएगी। जैसे यहाँ पर तालिका दिया हुआ है, संतरे की कीमत प्रति इकाई
₹1, ₹2, ₹3, ₹4, ₹5। ए द्वारा 1000 संतरे खरीदे, बी ने 500, सी ने 100, तो कुल कितनी मांग हो गई संतरों की? 1600। हम इसको जोड़ लिए, 1000 + 500 + 100 = 1600। जब संतरे की इकाई ₹2 प्रति इकाई हो गई तो ए ने 700 खरीदा, बी ने 300 और सी ने 80, तो टोटल हो गया 1080। इन तीनों ग्राहकों द्वारा जितनी मात्रा में संतरों को खरीदा है उन तीनों ग्राहकों के कुल मात्राओं का योग जो है वो बाजार मांग तालिका कहलाती है। तो उपर्युक्त तालिका के प्रथम खाने में संतरे की कीमत प्रति इकाई को दिखाया गया है तथा अंतिम खाने में बाजार में संतरे के विभिन्न खरीदारों द्वारा मांगी गई कुल मात्राओं को दिखाया गया है। ये दोनों खाने मिलकर बाजार मांग तालिका का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार मांग तालिका से स्पष्ट है कि वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। जब संतरे के प्रति इकाई ₹1 थी तो ए ने 1000 खरीदा, बी ने 500 और सी ने 100, तो टोटल मांग हो गई 1600। जब यही संतरे की इकाई ₹5 हो गई तो ए ने खरीदा 100, बी ने खरीदा 50 और सी ने खरीदा 10, तो इसकी मांग हो गई 160। तो इस प्रकार से जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग में कमी होती जाती है। तो इस प्रकार से मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका।